Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of NTA UGC NET October 2020 एग्जाम एनालिसिस। यहाँ हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं सितंबर 2020 और अक्टूबर 2020 के एग्जामिनेशंस के अंदर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर unacademy.com/@jainamita। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। आप मुझे यूट्यूब पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड दिस इज़ द फेसबुक पेज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड दी नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द ऑड पेयर, आपको ऑड पेयर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए 66 से 70 के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, 30 और 48 के बीच में डिफरेंस इज 18, 80 से 98 के बीच में डिफरेंस है 18, 40 से 58 के बीच में अगेन डिफरेंस है 18 और 72 से 90 के बीच में डिफरेंस है 18। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इन चारों में सिमिलैरिटीज़ हैं, बट दिस इज़ द ऑड वन। ओके, नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर्स। सो हियर वी हैव द ऑप्शंस और जहाँ साफ देखते ही पता चल रहा है दैट दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ ए है, वही एक डिफरेंट पेयर है और एक ऑड पेयर है, बाकी जितने भी हैं सभी में जो डिफरेंस है 18 का है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड पेयर, फाइंड द ऑड पेयर। अब आपको इसमें से ऑड पेयर निकालना है, तो चलिए उसी हिसाब से हम देखेंगे। वी हैव डी, एफ, जी एंड जे। तो डी के बाद आएगा ई, ई के बाद एफ, देन साथ साथ चलेंगे एफ जी, देन एच आई एंड जे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों के बीच में अगेन 2 का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एच के एल ओ। तो एच आई जे एंड के, फिर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर एम एन एंड ओ। ओके, तो यहाँ देखते ही दिख रहा है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, पर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एम ओ पी एस, एम ओ पी एस। तो एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ पी में कोई डिफरेंस नहीं, फिर क्यू आर एंड देन एस। तो आप देख सकते हैं ये और ये सिमिलर हो गए। देन वी हैव टी, वी, डब्ल्यू एंड जेड। तो डी के बाद में यू, यू के बाद में वी, वी और डब्ल्यू एक साथ, देन अगेन डब्ल्यू के बाद में एक्स, वाई और जेड। तो हम इस तरह से देख सकते हैं ये वाला और ये वाला तीनों सिमिलर हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें निकालना है ऑड पेयर। ऑड पेयर कौन सा हो जाएगा, एच के एल ओ। एग्जैक्टली दिस इज द ऑड पेयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड प्राइम नंबर। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 के लिए तो बी होगा। फिर जो आपकी जो होल नंबर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं 2 के लिए सी। इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो 3 के लिए ए और 4 के लिए ऑब्वियसली डी होगा, बिकॉज ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, बी, सी, ए एंड डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज इफ एनिमल इज कोडेड एज दिस। एनिमल को हम किस तरह से लिखेंगे, ए एन आई एम ए एल, उसको हमने लिखा है एल ए आई एम एन एंड ए। वी हैव रिटन लाइक दिस। तो हम सर्कल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सर्कल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम सर्कल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ए एंड एल, तो इसका जस्ट रिवर्ट किया, यहाँ पे एल लिखा तो यहाँ पे ई लिख दो और यहाँ पे एल लिख दो। फिर आई और एम एज इट इज़ आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया आर एंड सी। ओके, और फिर एन और ए, तो एन इधर लिख दिया, यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई एल आर सी आई सी, ई एल आर सी आई सी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जिसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ लिखी हैं, यहाँ पे ये आर सी हो जाएगा और सी आई
इधर हमने मेंशन किया है, द सेम एज दिस वन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ELRCIC. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर अगेन हमें करना है मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग के लिए देखेंगे कि कौन सा किसके साथ रिलेटेड है. देखो अगर मैं करूँगी 9 × 9 तो क्या आ जाता है 81. तो मैं इसको इसके साथ मान सकती हूँ. फिर मैंने बोला अगर किया 29 × 29 तो आप देखो ये जो लास्ट वाले हैं ना 9 9 ज़ा 81 तो लास्ट में तो 1 ही आएगा. तो 841 इज़ करेक्ट फॉर दिस. 29 × 29 आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. 9 9 से 81, 1 9 2 ज़ा 18 एंड 26. ओके तो इट इज़ 841. देन वी हैव 232. तो 232 को भी हम 232 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 ज़ा 4 होता है तो लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए. तो एग्जैक्टली ये 4 आ जाएगा. और 203 को जब 203 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए लास्ट में 9 आना चाहिए. तो लास्ट में 9 आ जाएगा. तो देखते ही पता चल रहा है इट शुड बी लाइक दिस. तो इस तरह से जो A होगा इट शुड बी 9 9 ज़ा 81. तो जो आपका A है थर्ड 3 का A हो जाएगा. देन 2 का B, 1 का D एंड 4 का C. तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ दिस कि 1 के लिए ये वाला हो जाएगा, 2 के लिए आपका B हो जाएगा 29 × 29, ये हो जाएगा 9 × 9 और ये हो जाएगा 4th का आपका C वाला जिसके अंदर हम करेंगे 232 × 232. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट एज x की है 40 ईयर्स और जो y की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 60 ईयर्स. तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने ईयर्स पहले उनका जो रेशो है एज का वो था 3:5. तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखिए वी हैव प्रेजेंट एज ऑफ x इज 40. x की प्रेजेंट एज कितनी है 40, y की प्रेजेंट एज कितनी है 60. तो और यहाँ पे पूछा है कि कितने साल पहले. तो पहले जब आ गया तो 40 माइनस m कर दो. जब भी पहले पूछेंगे तो माइनस हो जाता है और बाद में पूछते हैं तो प्लस हो जाता है. ओके और 60 माइनस m. m क्या है लाइक जस्ट मैंने कंसिडर किया है कि m ईयर्स अगो. तो कितने ईयर्स अगो, तो मैंने ईयर्स को कंसिडर किया है m इज इक्वल टू 3/5. तो रेशियो गिवन है इसका. तो ये देखिए हमारे सामने इक्वेशन तो बनी गई है कि कौन सी इक्वेशन बनी है 40 माइनस m डिवाइडेड बाय 60 माइनस m इज इक्वल टू 3/5. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में. तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3m इज इक्वल टू 200 माइनस 5m. आगे सॉल्व करेंगे 180 माइनस 3m को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 180 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 5m प्लस 3m. तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2m. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. तो जब m की वैल्यू 10 हो जाएगी तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10. ओके सो द करेक्ट आंसर इज 10 फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीक्वेंस. एक सीक्वेंस है 0 8 24 48. अब अगला नंबर क्या होगा. तो देखिए 0 से 8 का डिफरेंस कितना है 8, 8 से 24 का डिफरेंस कितना है 16, 24 से 48 का डिफरेंस कितना है 24. तो अब तो हमें देखते ही पता चल रहा है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. तो नेक्स्ट क्या आ जाना चाहिए 8 4 ज़ा 32. 32 करते ही यहाँ कितना आ जाएगा 48 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 80. तो करेक्ट आंसर इज 80. ओके तो वी हैव टू complete the sequence as per this manner. Next is on which website PhD thesis can be submitted. कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपके रिसर्च की थीसिस सबमिट होती है. तो एग्जैक्टली द आंसर इज शोध गंगा फॉर दिस. शोध गंगा, शोध गंगा को आप इस तरह से देख सकते हैं लाइक दिस. यू कैन सर्च फॉर शोध गंगा. आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टाइटल्स के अकॉर्डिंगली यू कैन सर्च फॉर द थीसिस. तो ओपन एक्सेस आपको काफ़ी सारी थीसिस का इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगा शोध गंगा के लिए. ओके द नेक्स्ट इज complete the sequence. So the sequence is ACE
FHJKMO और फिर आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। A के बाद में B, B के बाद में C, तो यहाँ पे एक था B, C, D एंड E, फिर हमने लिया F, G, H, I एंड J, K, L, M, N एंड O। तो क्या आएगा नेक्स्ट, P, Q छूटा, फिर आएगा R, फिर S गया, फिर क्या आएगा T। तो क्या हो जाएगा आंसर, P, R एंड T। ओके, तो लाइक दिस वी हैव टू complete this sequence. So the correct answer is P, R and T. Let's go to the next question. It's a very simple question. Find the average of the following. आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो देखिए, जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो हमने ऐड किया 82 + 67 + 85, फिर हम इसे डिवाइड किससे करते हैं, जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने इनको 5 नंबर्स से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको 5 नंबर से डिवाइड करोगे तो आई थिंक इट इज़ 375 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 ज़ा 35 एंड 2 5 5 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 75। ओके, सो लाइक दिस यू कैन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। दिस इज द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RAM is which type of memory? RAM डेफिनेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ योर वॉलेटाइल मेमोरी, कि जब भी पावर आपका चला जाता है तो जो भी कंटेंट्स है द कंटेंट्स गेट्स इरेज्ड, दैट इज रैम। तो इट इज दैट्स वाई इट इज सिंपली सेड टू बी एज योर वॉलेटाइल मेमोरी। पर थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एम रैम, तो एम रैम आपकी होती है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, और वो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। पर अगर हम बात करेंगे एस रैम एंड डी रैम, तो ये क्या होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, और इनमें से ऑटोमेटिकली जैसे ही पावर जाता है तो पावर जाने के बाद में जो भी डेटा है मतलब कंटेंट से इट गेट्स इरेज्ड। और अगर हम एम रैम की बात करते हैं तो इट यूजेस मैग्नेटिक चार्जेस इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा, और ये डिफरेंट होती है एस रैम और डी रैम से, बिकॉज ये यूज़ करते हैं, ये जो एस रैम और डी रैम होती है ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस टू स्टोर द डेटा। पर आपकी जो एम रैम है इट रिटेन्स द डेटा इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। पहले क्वेश्चन पूछा था एम रैम का, और उसके 2 दिन बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपको रैम के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वॉलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मैथड एंड्स व्हेन। कम्युनिकेशन मैथड, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो कब एंड हो जाता है। तो देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, ये है सेंडर और ये है रिसीवर। सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, मैंने आपको कुछ बताया, तब तो कम्युनिकेशन एंड नहीं होगा, बात चलेगी। फिर आपको मैसेज मिला, तब भी कम्युनिकेशन चलेगा। उसके बाद में आपने मैसेज को समझा, तब भी कम्युनिकेशन चलेगा। उसके बाद में आपने अपना फीडबैक दिया मैसेज के ऊपर, तो फीडबैक क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर फीडबैक नेगेटिव है तो सम चेंजेस शुड बी मेड लेटर ऑन इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो ये जो चीज़ होती है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि लाइक व्हेन द रिसीवर गिव्स द फीडबैक। अब यहाँ पे क्या किया है, जब रिसीवर फीडबैक दे देता है तब बात खत्म हो जाती है, और तब आपका कम्युनिकेशन मेथड एंड अप हो जाता है। ओके, सो व्हेन द रिसीवर गिव्स द फीडबैक एट दैट टाइम कम्युनिकेशन मेथड एंड्स अप। नेक्स्ट इज कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अभी तो बहुत सिंपल सा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जहाँ पे दे रखा है पी, आर और टी। तो यू मस्ट नो द फॉर्मूला, दिस इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। कैसे निकालेंगे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 और टाइम कितना है 3 years डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों को इन दोनों से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 600 multiplied by 3 which is equal to 1800. So this is the correct answer which is your 1800. Let's go to the next question. What is the full form of URL? What is the full form of URL? तो जैसा कि हमें पता ही है कि URL क्या होता है, URL is your uniform resource locator. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, लाइक हम अगर मैंने बोला कि www.facebook.com, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिंपली योर URL। ओके,
तो URL is simply a web address or it is a I can say a reference to a web resource which specify its location on the computer network. और यहाँ हम बोल सकते हैं कि although many people use these terms interchangeably like the specific URL या फिर uniform resource locator, but this is one and the same thing which are commonly being used over here. एज द URL इसका शॉर्ट फॉर्म है और URL का जो फुल फॉर्म है दिस इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ द टर्म विच इज़ बीइंग यूज्ड ओवर हियर. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP के लिए अगर हम बात करेंगे, HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. दिस इज़ योर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल which is basically for distributed, collaborative and hypermedia इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो उसके लिए हमारे पास में होता है HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स. तो आपने जैसे देखा ही होगा स्टार्टिंग में हम लिखते हैं प्रोटोकॉल नेम HTTP एंड देन www.facebook.com. तो ये सब चीज़ें किस में आती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस. ओके, तो ये जो HTTP या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. The next is मोहन is represented as this. मोहन को हम इस तरह से लिखते हैं KMFY और L. तो काउंट को हम किस तरह से लिखेंगे? तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं IKLM, लाइक -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, -1, -1. ठीक है, तो यहाँ पे -1 क्या? तो A के बाद मतलब C से -1 करेंगे तो A, B and C, तो इट इज़ लाइक दिस. और O से करेंगे तो M, M, N, N, O. देन वी हैव S, T, N, U. देन वी हैव L, M, N, N, R, S, T. सो लाइक दिस. सब में हमने -1 यहाँ पे भी किया तो ये आ जाएगा AMSLR. तो AMSLR विल बी द आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज AMSLR. Okay, the next is printout is also known as. printout को हम क्या बोलते हैं? तो printout को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, क्योंकि जो भी चीज़ हमें कंप्यूटर पे दिख रही है और हम उससे पढ़ रहे हैं वो होती है सॉफ्ट कॉपी. जब हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, जब हम उसे प्रिंटर से उसकी प्रिंट निकालते हैं तो हम उसे बोल देते हैं हार्ड कॉपी विच इज़ ऑन द पेपर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र? तो क्रोम डेफिनेटली हमारा ब्राउज़र है, गूगल क्रोम. देन फायरफॉक्स, इट इज़ अ ब्राउज़र. मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इट इज़ अ ब्राउज़र. बट गूगल क्या है? गूगल इज़ योर सर्च इंजन फॉर सर्चिंग. सो दिस इज़ योर सर्च इंजन. सो इट इज़ नॉट अ ब्राउज़र, इट इज़ अ सर्च इंजन. नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी. तो आपको यहाँ पे बताना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कि जो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो छोटे से बड़ा ऑर्डर होता है वो हमें बताना है फॉर द यूनिट्स ऑफ द मेमोरी. सो सी यहाँ पे जो हमें स्ट्रेटजी दे रखी है उसमें ये दे रखा है कुछ लाइक वी हैव टेराबाइट्स, देन वी हैव मेगाबाइट्स एंड वी हैव गीगाबाइट्स एंड ऑल. तो उसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वी नो दैट इज़ योर बिट. उसके बाद में वी हैव बाइट, then we have kilobyte, then we have megabyte, then we have gigabytes, then we have terabytes and then we have zettabytes, yottabytes and all. तो ये हमारी सारी यूनिट्स होती हैं जो यूनिट्स हमारी यहाँ पे यूज़ होती हैं. तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी है टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड किलोबाइट के अकॉर्डिंगली, तो सबसे छोटी यूनिट है हमारी किलोबाइट. Then we have megabyte, then we have gigabyte and then we have the terabyte. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला. This is the correct answer. Next question is what will be the angle at 2:15? 2:15 पे एंगल कौन सा होगा? 2:15 अगर मैं बोलूँ ये क्लॉक है, राइट, ये हमारी एक क्लॉक है. तो यहाँ 2 बजेगी और यहाँ 2:15. तो यहाँ पे एंगल कौन सा होगा? तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला ये होता है कि डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11/2 मल्टीप्लाइड बाय मिनट्स
माइनस 30 इंटू आर, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप यहाँ देखो मिनट्स कितने हैं, 15 मिनट्स हैं, माइनस 30 इंटू आर कितना है, 2r है। तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.5, ओके, माइनस 60। तो इट इज़ इक्वल टू 82.5 माइनस 60, तो इट इज़ 22.5, ओके, सो इट इज़ 22.5। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पूछा जाता आपको व्हाट विल बी द एंगल एट 3 o'clock, तो आप कैसे निकालते, 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, मिनट्स कितने हो जाते, 0, 3 बजे मिनट्स कितने हैं, 0, माइनस 30 इंटू 3। अब देखो मॉड लेना क्यों ज़रूरी है वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ मॉड लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो है 0, माइनस 90। अब माइनस 90 तो हम वैल्यू नहीं लेते, पर जैसे ही मॉड लगाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा, ये बता रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो बन रहा है क्या, यहाँ पे तो बजेगी 3 और यहाँ पे लाइक दिस, तो बिल्कुल हमारे पास में बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे मॉड लगाना डेफिनेटली ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वाई डू वी पुट मॉड एट दिस, एंड लाइक दिस यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। पहले पूछा था कि विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र, अब पूछा है विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो देखिए गूगल तो सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन होता है, बिंग भी सर्च इंजन है, बट फेसबुक आप सभी यूज़ करते हैं पर वो कोई भी सर्च इंजन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सर्च इंजन। सो द करेक्ट आंसर इज फेसबुक, इट इज़ नॉट अ सर्च इंजन, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ में जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे अक्टूबर और सितंबर 2020 में पूछे हुए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।